हाँ जी सर, हम बात कर रहे थे ओईआर के बारे में। ओईआर एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए, चाहे हम टीचर्स हैं, टीचर्स एजुकेटर हैं, या कोई भी इस तरह के जो कोई भी किसी प्रकार का डिजिटल कंटेंट या तो बनाना जानते हैं या बनाना सीखना चाहते हैं, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ओईआर ओईआर से हमारा मतलब है कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऐसे टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च मटेरियल है जिनको हम कहीं भी, कभी भी, बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी परमिशन या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। कहते हैं अनलाइक कॉपीराइटेड रिसोर्सेज, ओईआर हैव बीन authored or created by an individual or organization that chooses to retain few if any ownership rights। कहते हैं कि जबकि दूसरी ओर उस ऐसे लाइसेंस रिसोर्सेज भी हैं, उनको यूज करने के लिए कॉपीराइट की वजह से हमें परमिशन की जरूरत होती है। इसलिए कोई भी कंटेंट या कोई भी मटेरियल जो हम नेट से यूज करें, वैसे तो क्या होता है अक्सर हमें कोई भी चीज चाहिए तो हम तुरंत गूगल खोलते हैं और वहां से उठा लेते हैं, बट लेकिन जो कोई भी कंटेंट या कोई भी मटेरियल जो हम नेट से यूज करते हैं, यूज करने से पहले हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो कितना फ्री है और हम उसमें कितना चेंज कर सकते हैं, कितना मॉडिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये ओईआर है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है या कोई संस्था नहीं है। ओईआर तो वे टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च मटेरियल है जो पब्लिकली या तो ऑनलाइन अवेलेबल है या ऑफलाइन अवेलेबल है। ओईआर को हम एज ए टीचर पढ़ाई के काम में ले सकते हैं, खुद के काम में ले सकते हैं, या उसको किसी रिसर्च के काम में ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओईआर। ओईआर के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें पहला है फ्रीडम और दूसरा है लाइसेंस। अब फ्रीडम से हमारा क्या मतलब है? फ्रीडम ये है इसमें कि कोई भी कंटेंट जो है उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट का मतलब है कि अपनी जरूरत के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्ट वन इज शेयर, उसको हम शेयर भी कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो लाइसेंस वाले कंटेंट होते हैं उसमें क्या है, उसमें कई टाइप्स है, जैसे जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे। इसमें पहला आता है एट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज शेयर अलाइक, नॉन कमर्शियल एंड नॉन डेरिवेशन। ओईआर में जब हम ओईआर को यूज करते हैं तो 5 ऐसे काम हैं जो जिनका मैक्सिमम यूज होता है और जिनकी तरफ हमें खास ध्यान देना चाहिए। इनको कहते हैं हम 5 आवर्स ऑफ ओईआर, 5 की पॉइंट्स टू कंसिडर व्हेन यूजिंग ओईआर। जिसमें पहला आता है रीयूज। रीयूज का मतलब है बार बार यूज करना। रिवाइज, अभी जैसे मैंने बताया था, रिवाइज करना, उसको मॉडिफाई करना, रिमिक्स करना, रिडिस्ट्रीब्यूट करना एंड रिटेन करना। ये 5 आवर्स और ऑफ ओईआर। हमारा पहला है रीयूज। रीयूज से हमारा क्या मतलब है? रीयूज का मतलब है कि कोई भी कंटेंट जिसको हम बिना चेंज किए बार बार एज इट इज यूज कर सकते हैं। कंटेंट कैन बी यूज्ड इन इट्स अनअल्टर्ड ओरिजिनल फॉर्मेट, यानी कि कोई भी कंटेंट जिसको हम बिना बदले, बिना उसमें कोई मॉडिफिकेशन किए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीयूज। दूसरा आता है रिवाइज करना। इसमें हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि कंटेंट को हम अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा आता है रिमिक्स करना। रिमिक्स करना कोई चेंज नहीं है। रिमिक्स से हमारा ये मतलब है कि एक या एक से अधिक ओरिजिनल हुआ या मॉडिफाइड हुआ। कोई भी हमारे 2 कंटेंट या 2 से ज्यादा, हमें जरूरी नहीं है कि हमें सारे ओईआर, सारे कंटेंट अच्छे लगे। जो भी कंटेंट हमें अच्छा लगता है उन कंटेंट को हम आपस में मिक्स करके अपनी जरूरत के हिसाब से एक कंबाइन करके एक नया ओईआर बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमिक्स। चौथा आता है रीडिस्ट्रीब्यूट करना। कंटेंट कैन बी शेयर्ड एनीवन एल्स इन इट्स ओरिजिनल और रिवाइज्ड फॉर्मेट। कहता है कि इंस्टीट्यूट में हम क्या करते हैं, एजुकेशन के पर्पज से हम उसको कॉपी करके आपस में बांट सकते हैं।
चाहे वो ओरिजिनल हो या मॉडिफाइड हो, जो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया था, या तो वो हो या ओरिजिनल हो, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पांचवा आता है रिटेन। कॉपीज ऑफ द कंटेंट कैन बी रिटेन्ड फॉर पर्सनल रेफरेंसेस। कहता है कि हमारा कंटेंट, जो कंटेंट हमने बनाया वो, या जो इजीली अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उसको हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे OER के 5 R's, यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की 5 R's। अब आता है ओपन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अभी तक तो हमने देखा कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब है हमारा ओपन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि OEP। वैसे तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन ऑफ ओपन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, बट OEP होता क्या है फिर? कहता OEP कहता ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिन्हें हम अक्सर ओपन एजुकेशनल पेडागोजीज भी कहते हैं। टीचिंग के सारे वो काम हैं जो हम या तो OER पर करते हैं या OER के साथ करते हैं। कोई भी काम जिनमें हम OER को यूज करते हैं, वो काम हमारे सारे के सारे ओपन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि ओपन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इज द यूज ऑफ OER टू सपोर्ट लर्निंग। वाई OER? OER की हमें क्यों जरूरत है? क्या जरूरत पड़ी कि हम OER को यूज करें? OER एग्जिस्ट हुआ, क्या रीजन है उसके पीछे? OER इसलिए कहता है नो री इन्वेंटिंग द व्हील, यानी कि जो चीज एक बार बन चुकी है, अब मान लिया मैंने कोई भी एक कंटेंट बना लिया, डिजिटल कंटेंट बनाया, मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से उसको यूज कर लिया और अपने पास ही रख लिया। अब अगर वही OER, अगर वही कंटेंट अगर किसी को चाहिए तो उसको, अब वो दोबारा बनाएगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा, मे बी उसका पैसा भी वेस्ट हो, उसमें कुछ चीजें उसको परचेज करनी पड़ जाए। तो अगर हम उसको एज ए OER पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो उससे क्या होगा, अगर किसी थर्ड पर्सन को जरूरत है तो उसको एज इट इज यूज कर लेगा, उसको दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ओपन टू एवरीवेयर, जो OER जो है सभी के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहीं से भी, और कहता है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, जिसको हम कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स टू लर्निंग, कहता है जब कई बार क्या होता है, कुछ इस तरह के टूल्स है या इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, कोई प्राइस देनी पड़ती है, ये लिमिटेशन आ जाती है, तो जिसको हम खरीद नहीं सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते या हम उसको खरीदना नहीं चाहते। लेकिन OER में ऐसा कोई इशू नहीं है, OER पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसमें ऐसा कोई बैरियर नहीं है। क्या चल रहा है? नेटवर्किंग बिटवीन टीचिंग प्रैक्टिशनर्स। OER में क्या होता है, टीचर्स की जो OER यूज करने वाले हैं, जैसे हम टीचर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो OER यूज करते हैं, जो आपस में जो वो यूज करते हैं, तो उनके आपस में एक तरह से कांटेक्ट बन जाते हैं, एक नेटवर्किंग बन जाती है। क्योंकि जब हम कभी, सभी के पास क्या होता है, कोई ना कोई OER होता है, और जरूरत के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसको आपस में शेयर कर लेते हैं, इससे नेटवर्किंग डेवलप होती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है OER के। अब बात आती है कि OER के टाइप क्या हैं, क्या क्या OER होते हैं। OER के बहुत सारे टाइप है, इसमें जैसे ओपन कोर्सवेयर है, ओपन टेक्स्ट बुक है, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, ट्रेनिंग मटेरियल्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, डिजिटल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, एनिमेशन एटसेट्रा, इमेजेस है, साउंड है, साउंड म्यूजिक एटसेट्रा, ये सारे OER के एग्जाम्पल्स हैं। सम OER इन इंडिया। अब सवाल ये आता है कि OER को देने के लिए क्या कोई स्टैंडर्ड है, कोई मानक संस्था है जिसके पास OER है? OER जो है एक मूवमेंट की तरह 2001 में शुरू हुआ था, जब ह्यूलेट फाउंडेशन और NUW मेलन फाउंडेशन ने ज्वाइंटली MIT ओपन कोर्सवेयर को फंड किया था। MIT पहला इंस्टीट्यूशन था जो लगभग फ्रीली मटेरियल उपलब्ध करवाता था। उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे कोर्स लॉन्च किए।
हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़कर इस फील्ड में काम किया है और ये बताया कि ग्लोबली हमारे पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। उस कंटेंट को हम रिकम्पाइल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनमें से कुछ हैं। पहला आता है NROER, नेशनल रेपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। इसको डेवलप किया था CIT NCERT ने। NROER अलग अलग भाषाओं में विभिन्न विषयों पर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है। सेकेंड बात, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। NPTEL है, ये MHRD का प्रोजेक्ट है, जिसको जो हमारी 7 IITs है, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की, इन्होंने IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के सहयोग से 2003 में शुरू किया था। इसका पर्पस क्या था? इट वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीवन इंटरेस्टेड इन द फील्ड्स ऑफ IITs। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट ऑस्कर IITB। प्रोजेक्ट ऑस्कर ओपन सोर्स कोर्सवेयर एनिमेशन repository. Oscar provides a repository of web-based interactive animation and stimulation. कहता है जिन्हें हम लर्निंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इट इज फॉर टीचिंग लर्निंग कंसेप्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज मैनेज्ड बाय IIT बॉम्बे। ये क्लासरूम एनवायरनमेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन यूजफुल हैं। चौथा आता है ज्ञान कोश। ये एक डिजिटल रिपोजिटरी इनिशिएटिव है। इट वाज इनिशिएटेड बाय IGNOU एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। फिफ्थ वन इज OER4S। OER4S, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर स्कूल्स। OER4S ये होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन अपना अलग प्लेटफॉर्म चलाता है OER4S के नाम से। इसके अलावा और भी बहुत से OER है, टेस्ट इंडिया, UGC, NCERT, NIOS जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो OER पर काम कर रही है और हमें OER अवेलेबल कराती है। ये हमारा था पहला भाग था OER यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में। अब आता है हमारा कॉपीराइट्स एंड लाइसेंसेस। जितना भी मटेरियल हमारे पास है उसमें से काफी कुछ तो ऐसा है जो हम बिना किसी कमर्शियल पर्पज के अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। इसे हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये आता है कि जो भी हमें नेट से मिल रहा है वो OER है? कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी का लाइसेंस्ड कंटेंट उठा रहे हो? होता क्या है, हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, गूगल खोला, फला टाइप किया, तुरंत हमारे सामने आ गया, उसको तुरंत यूज कर लेते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो भी कंटेंट हम नेट से उठा रहे हैं क्या वो फ्री है या उस पर किसी और का राइट है, किसी और का अधिकार है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कैसा हो गया, अगर आपका मान लो कोई आपका कंटेंट है और आपको पता लगे कि आपका जो ओरिजिनल वर्क है उसको कॉपी करके उससे कोई बेनिफिट ले रहा हो, मेहनत आपने की, लेकिन उसको कॉपी करके कोई दूसरा यूज कर रहा है, उसको कमर्शियली यूज कर रहा है, उससे पैसा भी कमा रहा है, क्या होगा उसमें? तो दूसरे के लिए ये भले ही फायदेमंद हो, लेकिन जो क्रिएटर होता है उसके लिए तो बड़े नुकसान वाली बात हो जाती है। इसलिए एज ए टीचर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें कुछ जो बेसिक रूल्स है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम जो भी डिजिटल कंटेंट यूज करते हैं, तो उसके बारे में कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो भी इसलिए भी
कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी का लाइसेंस कंटेंट है, कॉपीराइटेड कंटेंट है, उसको अपनी मर्जी से यूज कर रहे हो, इससे आगे हमें प्रॉब्लम आ सकती है, किसी अनवांटेड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, हमारे खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कहीं से कोई कंटेंट उठाया और उठा के अपने उस पर डाल दिया, अपने वेब पेज पे डाल दिया, अगर बाद में हमें नोटिस आता है तो हमें फिर वो कंटेंट सारा वहां से हटाना पड़ेगा। अब बात आती है व्हाट इज कॉपीराइट। ये कॉपीराइट है क्या? कॉपीराइट ओनरशिप एक ऐसा लीगल राइट है, ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी भी पर्सन को उसके ओरिजिनल वर्क पर कुछ एक्सेप्शंस के साथ कार्य करने का एक्सक्लूसिव राइट देता है। When a person creates an original work fixed in a tangible medium, अब सभी आता है कि व्हाट इज टेंजिबल मीडियम। टेंजिबल मीडियम मींस कि उसका वो भौतिक अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी जैसे कोई भी आइडिया वगैरह जो हमारे दिमाग में होता है उस पे हम कॉपीराइट नहीं ले सकते। कोई भी ओरिजिनल वर्क जो है वो टेंजिबल मीडियम में है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, चाहे वो डिजिटली है या हमारा आर्ट फॉर्म में है, उसी पे हमें कॉपीराइट मिल सकता है। अब यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉपीराइट किसी भौतिक रूप को प्रोटेक्ट करता है, ये किसी व्यक्ति के आइडिया, कंसेप्ट, थ्योरीज को प्रोटेक्ट नहीं करता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यही कारण है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए आपके अपने काम को भौतिक रूप में लाना होगा, यानी कि वो टेंजिबल मीडियम में एग्जिस्ट करना चाहिए। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कॉपीराइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर किसी भी कंटेंट को रिप्रोड्यूस करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना काफी आसान है। कोई भी चीज चाहिए, हमने क्या करना है, तुरंत गूगल खोला, वहां से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो कॉपीराइटेड है या लाइसेंस है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तुरंत उसको उठाते हैं और उसको इमीडिएटली यूज करते हैं, जबकि वो इलीगल है। इसलिए क्या है, कॉपीराइट जो है एक ऐसा लीगल राइट है जो किसी भी पर्सन को उसके ओरिजिनल वर्क पर ओनरशिप प्रदान करता है, मालिकाना हक दिलवाता है, ताकि वह अपने कार्य को रिप्रोड्यूस, पब्लिश या सेल कर पाए। सर एक बार क्षमा चाहूंगा सर, एक बार आपको रोकने के लिए, तो उस सर एक बार क्षमा चाहूंगा आपसे, डुप्लीकेट करना या उसको यूज करना कॉपीराइट वायलेशन के अंतर्गत आता है। अगर हम कॉपीराइट मटेरियल, किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल है, उसको हम बिना परमिशन के यूज करते हैं तो ये कॉपीराइट का वायलेशन होता है। यदि कोई कॉपीराइट वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट जाते हैं। सॉरी सर, ये कुछ माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए, कमर्शियल यूज कर रहे हैं, आ नहीं रही, क्या आप ये बंद करवाएंगे सर? तो हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें 1 साल की सजा या हमारे ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। का उपयोग करने के लिए ओनर है जिसने कॉपीराइटेड मटेरियल क्रिएट किया है, सर ये पीछे से माइक बंद करवाए प्लीज, जरूरी होती है। आप सभी से रिक्वेस्टेड है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। अब अगला आता है वर्क्स एलिजिबल फॉर कॉपीराइट। ऐसे कौन कौन से काम हैं, कौन कौन से वर्क हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे कॉपीराइट लिया जा सकता है। सबसे पहले आता है इसमें ऑडियो विजुअल वर्क्स। इसके अंतर्गत विजुअल रिकॉर्डिंग, जैसे कोई भी कार्य है, जैसे वीडियो फिल्म है, मूवीज है, या कोई भी सिनेमेटोग्राफी से लिया गया संबंधित कार्य है, उस पर कॉपीराइट दिया जा सकता है। दूसरा आता है साउंड रिकॉर्डिंग और म्यूजिकल वर्क्स। कोई भी म्यूजिशियन है, कोई भी संगीतकार जो अपने म्यूजिक को कंपोज करता है या गाने बनाता है, या कोई भी रिकॉर्डिंग है, या जो हम पॉडकास्ट पे बनाते हैं, या कोई भी साउंड, वो सारे इसके एग्जाम्पल है। तीसरा आता है आर्टिस्टिक वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स। जो भी काम, कोई भी हमारी क्रिएशन है जो लिखने से संबंधित है, जैसे बुक्स है, पोएम्स है, आर्टिकल्स, नॉवेल्स वगैरह, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आर्टिस्टिक वर्क्स। कहता है ये कार्य जो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान क्रिएटिव क्वालिटीज के लिए करता है, या कोई भी अपनी रचना लिखता है, कोई भी राइटिंग वर्क, जैसे पेंटिंग है या ड्राइंग है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कहता है किसी व्यक्ति या आईटी कंपनी के द्वारा या कोई सॉफ्टवेयर बना है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है ड्रामेटिक वर्क्स। इन कार्यों में क्या आता है, ड्रामेटिक कार्य कौन से होते हैं, जैसे कोई प्लेज है, कोई भी, वो सारे के सारे ड्रामेटिक वर्क्स में आते हैं। ये सभी इस तरह के काम हैं जो कॉपीराइट के लिए एलिजिबल है।
जितनी भी काम है इनको हम इन पे हम अपना कॉपीराइट ले सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। व्हाट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? कॉपीराइट का उल्लंघन क्या होता है? अगर कॉपीराइट मटेरियल को बिना ओनर के, बिना क्रिएटर के या बिना ओनर की परमिशन के करता है या उसका रिप्रोडक्शन करता है, तो उसे हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। कॉपीराइट एक्ट के अनुसार कॉपीराइट होल्डर को प्राप्त अधिकारी का उल्लंघन करना अपराध है। अगर मान लो मैंने किसी भी कंटेंट का कॉपीराइट लिया हुआ है, अगर कोई थर्ड पर्सन मेरी परमिशन के बिना उस कंटेंट को यूज करता है, उसको सेल करता है या कहीं भी यूज करता है, तो कॉपीराइट का वायलेशन कहलाता है और उसके अगेंस्ट कई तरह के लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क को यूज करने के लिए ओनर होता है, जो कॉपीराइटेड मटेरियल का जो ओनर होता है, जिसके पास कॉपीराइट्स है, उससे हमें उसकी परमिशन लेनी होती है, तभी हम उस मटेरियल को, उस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू यूज ए कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क विदाउट इन्फ्रिंजमेंट? अब सवाल ये आता है कि क्या हम किसी कॉपीराइट मटेरियल को, कोई भी ऐसा कंटेंट, ऐसा मटेरियल जो कॉपीराइटेड है, क्या हम उसको बिना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के यूज कर सकते हैं, बिना परमिशन के यूज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। In some circumstances, it is possible to use a copyrighted work without the owner's copyrighted material है, प्रोटेक्टेड है, फिर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? कहता कुछ हम कर सकते हैं। सर ये उस कॉपीराइट के अंदर इंटरप्शन सर, एक बार उनका माइक म्यूट करवा दीजिए सर। इसके लिए हमें उन बाधा हो रही सर, पालन करना होता है जो जिससे हम कॉपीराइट के उल्लंघन से बच सकते हैं। माइक बंद करवा दीजिए सर प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए। राहुल जी, लोकेश जी, तुम लता मैडम प्लीज अपने माइक। अब आता है व्हाट इज फेयर यूज ऑफ ए कॉपीराइटेड वर्क? कॉपीराइटेड वर्क का फेयर यूज क्या है? फेयर यूज ऑफ ए copyrighted work is the limited use of that copyrighted work without permission from the copyright holder for the purpose of criticism, news reporting, research and scholarship and teaching. किसी भी कंटेंट का कॉपीराइट कमर्शियल यूज किए बिना, हम कॉपीराइट होल्डर की इजाजत के बिना कुछ यूज कर सकते हैं। कैसे? निजी इस्तेमाल के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल है और हम उसको यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने पर्सनल के लिए, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। अगर कॉपीराइटेड वर्क के कुछ अंश, मान लो हम किसी क्रिटिसिज्म के लिए, समीक्षा के उद्देश्य के लिए, या रिपोर्टिंग के लिए, या लेख को समझाने के लिए, रिसर्च के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, टीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो फेयर यूज के दायरे में आता है। कॉपीराइट एक्ट के तहत किसी भी कंटेंट का प्राइवेट इस्तेमाल के उपयोग के लिए उसको हम यूज करते हैं, तो वो कॉपीराइट एक्ट है उसके दायरे में नहीं आता। लेकिन इसका सार्वजनिक तौर पर, पब्लिकली इसका हम प्रसार नहीं कर सकते, इसको शेयर नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स पब्लिक डोमेन में नेट आदि पर पड़े फोटोग्राफ या कोई अन्य कंटेंट का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको जो उसका क्रिएटर जो होता है, जिसने उसको बनाया है, उसकी जो है परमिशन की हमें जरूरत पड़ती है। उसके बिना हम उस मटेरियल को, उस कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। अब बात यह आती है कि कॉपीराइटेड मटेरियल को हम कैसे पहचानें। हमें कोई भी चीज चाहिए, हम क्या करते हैं, गूगल किया, तुरंत हमारे सामने आ गया, यूज कर लिया। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा ये कॉपीराइटेड है या पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल है? कई बार क्या होता है, अक्सर आप जब भी डिजिटल कंटेंट को यूज करना चाहते हैं, तो कॉपीराइट कोई भी कंटेंट जो हम नेट से लेते हैं, उसकी जो है कॉपीराइटेड होने के 100% चांस होते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो कॉपीराइटेड है। फिर हम कॉपीराइटेड कैसे पहचाने कि भाई ये कॉपीराइटेड है या नहीं है?
इसके लिए सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि नेट पे जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, वो सारा का सारा कॉपीराइटेड है। ये हमने दिमाग में बैठा लेना कि सब कुछ हमारा कॉपीराइटेड है। उसके बाद हमने पता लगाना क्या वास्तव में ऐसा है, वो उसकी कितनी फ्रीडम है हमें यूज करने की। अगर किसी वेबसाइट पर मान लो आपको कॉपीराइटेड का सिंबल दिखाई देता है या उस पर लिखा रहता है कि ऑल राइट रिजर्व्ड या कॉपीराइट का सिंबल होता है, तो उससे हमें पता लग जाता है, उसकी पहचान हो जाती है कि हमारा ये जो मटेरियल है वो सारा का सारा कॉपीराइटेड है। इस कंटेंट को बिना कॉपीराइटेड मटेरियल का जो ओनर है उसकी परमिशन के बिना इसको यूज नहीं कर सकते। अब आता है लाइसेंसिंग। व्हाट इज लाइसेंसिंग? एक्चुअली में क्या होता है, जब कभी भी लाइसेंस की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत एकदम आता है ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस हम क्या करते हैं कि लाइसेंस का मतलब है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ही। एक्चुअल में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस भी इसी का एक पार्ट है। जब हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो होता क्या है कि हमें गाड़ी चलाने की परमिशन तो मिल जाती है, बट कुछ शर्तों के साथ। उसमें हमें कुछ सो रूल्स होते हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। यही है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग एक तरह की परमिशन ही है। कैसी परमिशन? कि परमिशन तो हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है जिनको फॉलो करना पड़ता है। लाइसेंसिंग इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज, द लाइसेंसर एंड द लाइसेंसी। लाइसेंस मीन्स कि जो हमें लाइसेंस देने वाला है, लाइसेंसी मीन जो लाइसेंस लेने वाला है। इन विच द लाइसेंसर ग्रांट्स द परमिशन, जो लाइसेंस है वो लाइसेंसी को, जिसको लाइसेंस चाहिए उसको परमिशन देगा टू यूज द प्रोडक्ट owned by the licensor under some restriction। जो मैंने पहले बताया था कि लाइसेंस देने वाले को एक परमिशन देता है। जैसे जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रोड आरटीओ हमें लाइसेंस देता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो तो लाइसेंसर हो गया, और हम लाइसेंस लेने वाले हैं तो हम हो गए लाइसेंसी। अब हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल तो जाता है, बट कुछ टर्म्स और कंडीशन और कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कि हमें फला सो रूल्स को फॉलो करना होगा और बात को मानना होगा। तो लाइसेंसिंग क्या है? तो लाइसेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्रिएटर किसी भी थर्ड पार्टी को अपना प्रोडक्ट कुछ शर्तों पर यूज करने की परमिशन देता है। लाइसेंस इसमें अब हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आता है कंटेंट लाइसेंसिंग, यानी कि कंटेंट, किसी भी कंटेंट का लाइसेंस। अब कंटेंट जो लाइसेंस है इसमें दो मेजर एस्पेक्ट है इसकी। पहला आता है बिजनेस एस्पेक्ट और दूसरा आता है लीगल एस्पेक्ट। बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग तरह का कंटेंट बनाते हैं, उसको या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर या तो उसको सेल करते हैं, या उस कंटेंट को जो है ये जो सेल करना होता है। मान लो मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई कंटेंट बनाया, मैंने उसको सेल कर दिया, एक पर्टिकुलर उसकी कीमत रखी और उसको किसी कीमत पर बेच दिया, तो ये तो कहलाएगा उसका बिजनेस एस्पेक्ट्स। इसी तरह से जब कोई पब्लिशर अपना कंटेंट, अपना मटेरियल इस तरह से पब्लिश करता है, किसी भी थर्ड पार्टी को या तो पब्लिश करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बदले में वो उससे कुछ चाहता है, पैसा नहीं चाहता। मान लो मैंने कोई चीज, कोई भी आर्टिकल लिखा, कोई भी कंटेंट तैयार किया, मैं किसी थर्ड पार्टी को, किसी भी पर्सन को उसको दे रहा हूं, मैं उससे उसकी कीमत नहीं ले रहा, लेकिन बदले में मुझे उससे कुछ चाहिए इनडायरेक्टली। अब एक पहले तो था इसमें कि मैंने उससे कीमत ले ली कि भाई मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी ये कीमत है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको जो है सो जो कॉस्ट है वो उसकी पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या है, मैं उसे इनडायरेक्ट मोड में या तो मैं उसको कहूंगा भाई आप जो है इसको प्रमोट कीजिए, मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, या मैं उसको कहता हूं कि भाई आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। कई बार आप क्या है, कोई भी ऐप यूज करते हो तो उससे सब्सक्रिप्शन मांगता है या प्रमोशन के लिए बोलता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने के लिए बोलता है। इससे क्या होता है, जब कोई भी मान लो कंटेंट मैंने अपने पेज पे डाला और मैं कहूंगा कि आप जो है इस कंटेंट को यूज कर लो लेकिन मेरे पेज को शेयर करो, इनडायरेक्टली उसमें क्या होगा, पहले प्रोडक्ट में तो पहले एस्पेक्ट में तो क्या हो रहा था, मैं अपने प्रोडक्ट को बेच रहा था और मुझे उसके बदले में कॉस्ट मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, मेरी इनकम हो रही थी। यहाँ इनडायरेक्टली मेरी इनकम होगी, क्या होगा, आप लोग मेरे पेज को शेयर करेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे वेब पेजेस पे एडवर्टाइजमेंट चलती है, जितना ज्यादा मेरा पेज शेयर होगा उतना जो ज्यादा मैं उस एडवर्टाइजमेंट से कमाऊंगा।
तो ये जो इस तरह का जो ये लाइसेंसिंग ये इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये आता है हमारा बिजनेस एस्पेक्ट में आता है। अब बात आती है कि लाइसेंस क्या फ्री की भी हो सकती है? लाइसेंस जो हमारा जो कंटेंट है और उस पर हमने लाइसेंस, क्या वो फ्री का भी हो सकता है? यस, लाइसेंसिंग फ्री भी हो सकती है। कहता है यहाँ क्या होता है, थर्ड पार्टी से कोई मनी का लेन देन नहीं होता और किसी दूसरे फॉर्म में जो है टर्म्स और कंडीशन उसमें लिखी होती है उसको हम यूज कर लेते हैं तो हमें मटेरियल फ्री मिल जाता है। अब आता है OER कॉमन्स। अब हम इसके तीसरे और आखिरी सेशन पर आते हैं, लाइसेंसिंग। इसमें हम जानेंगे कि लाइसेंस कितने तरह के होते हैं, OER के अंदर कौन सा तरीका है जिससे हम ये पता लगा ले कि जो कंटेंट हमारे सामने है, जो नेट पर हम देख रहे हैं, वो किस तरह के लाइसेंस के अंदर आता है। और अगर हम ऐसा पता लगा लेते हैं कि भाई ये लाइसेंस्ड है, लाइसेंस कितने तरह के होते हैं, किस तरह के लाइसेंस में आता है, तो उसको यूज करना हमारे लिए इजी हो जाता है। आप एक साइट देख रहे हैं स्क्रीन पे, creativecommons.org। अब creativecommons.org है क्या? creativecommons.org एक ऐसी संस्था है जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर आप जाकर ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो कंटेंट है वो किस तरह की कैटेगरी में आता है। लाइसेंस कई तरह के होते हैं, तो जो कंटेंट आप नेट से ले रहे हैं उस पर कौन सा लाइसेंस लेना होगा आपको, वो किस लाइसेंस के अंदर आता है। क्रिएटिव कॉमन्स हमें यह भी अलाउ करता है कि हम बिना किसी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को यूज कर सकते हैं या नहीं। इससे हमें यह पता लगता है कि हमारे सामने कंटेंट है, किसी क्रिएटर ने कंटेंट को यूज किया है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं तो कैसे? क्रिएट कॉमन लाइसेंस किसी भी वीडियो, ऑडियो, इमेज, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, कोड, आर्टिकल या किसी भी डिजिटल कंटेंट, इन चीजों पर लागू होता है। क्रिएटिव कॉमन्स जो है उस पे ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर 6 तरह के लाइसेंस है। वी हैव 6 टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस। अब हमें यह चेक जरूर करना चाहिए कोई भी डिजिटल कंटेंट यूज करने से पहले कि हम जो किसी का भी जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो किस तरह के लाइसेंस के अंडर आता है। अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमें किन किन टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना होगा। इसमें पहला आता है एट्रीब्यूशन, CC BY। ये जो हमारे 6 लाइसेंस है उनमें सबसे पहला और सबसे आसान टाइप का लाइसेंस है एट्रीब्यूशन CC BY। अब ये एट्रीब्यूशन CC BY का मतलब क्या होता है? दिस लाइसेंस लेट्स अदर डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स, अडॉप्ट एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क इवन कमर्शियली एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू फॉर द ओरिजिनल क्रिएशन। एट्रीब्यूशन CC BY का क्या मतलब है कि आप किसी भी डिजिटल कंटेंट को, कोई भी कंटेंट आपको कहीं से मिला है, ऑनलाइन मिला है, उसको फ्री यूज कर सकते हैं। अगर किसी कंटेंट पे ये लाइसेंस लगा हुआ है CC BY, उस कंटेंट को हम फ्री यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमर्शियली यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें करना क्या होता है, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है जिसने उस कंटेंट को बनाया है, हमें उसको क्रेडिट देना होगा। हमें ये बताना होगा पब्लिक को कि भाई जो हम ये यूज कर रहे हैं, जो भी कंटेंट हमें मिला है ये यूज कर रहे हैं, ये फला और फला आदमी ने क्रिएट किया है। उसके बाद उसका जो टाइटल है वो बताना होगा, ऑथर का नाम बताना होगा। कहता है ये जो लाइसेंस है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। उसके बाद आता है सेकंड वन इज एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक। एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक CC BY SA। CC BY SA का मतलब है बाय। ये जो बाय वाला जो है ये तो पहले वाले में आया था CC BY। बाय का मतलब ये है कि जो कंडीशन पहले वाले उस लाइसेंस पे लगी हुई थी वो तो सारी की सारी यहाँ लगेगी। इसमें हम उसको एडिट कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। लेकिन वहां में क्या करना होता था, वहां जो ओरिजिनल क्रिएटर है जिसने बनाया था उसको क्रेडिट देना होता था कि भाई फला फला आदमी ने ये बनाया है, ये उसका नाम है, ये उसने सारा, मतलब उसको हम क्रेडिट दे रहे थे लेकिन अपनी मर्जी से यूज कर रहे थे।
या हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो पहले वाले लाइसेंस में कर रहे थे, बट इसमें एक कंडीशन और लगी, शेयर अलाइक। इसमें क्या होता है, कहता है दिस लाइसेंस लेट्स others remix, adopt and build upon your work even for commercial purposes as long as they credit you for and license their new creation under identical terms। कहता है ये जो शेयर अलाइक है, कहता है ये इस प्रकार का सीसी लाइसेंस है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, पहले की तरह जो हमने पहले लाइसेंस में किया था, क्या किया था उसमें, एडिट किया था, शेयर किया था, कमर्शियली इसमें यूज भी कर सकते हैं, ओरिजिनल कंटेंट को हम एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या होगा हमें, अगर ये जो ऐसे जो एक ये अलग से जो वर्ड लगा इसमें SA, इसकी वजह से हमें क्या करना होगा कि ये तो हमें मेंशन करना होगा कि फला फला आदमी ने, फला फला अमुक ने। जी सर, हाँ जी सर। एक मिनट वेट कीजिएगा सर प्लीज। हाँ जी सर, हम बात कर रहे थे दूसरे लाइसेंस के बारे में, CC by SA। CC by SA का मतलब है कि यहाँ पे जो SA है इसका मतलब है शेयर अलाइक। इस प्रकार का जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है उसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं, कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं, कमर्शियल यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या होगा, जो हमें ये मेंशन करना होगा कि हमने उस कंटेंट में क्या क्या एडिट किया है। पहले वाला जो लाइसेंस था उसमें हम कैसे भी उसमें कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, फ्रीली हमने उसको यूज किया, कमर्शियली भी यूज किया, उसको शेयर भी किया। यहाँ वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक चीज मेंशन करनी होती है, हमने ये मेंशन करना होगा कि हमने इस कंटेंट में क्या क्या बदलाव किया है, क्या क्या एडिट किया है, कब, जब हम इसको किसी के साथ अगर हम इसको शेयर करते हैं तो हमें जो ओरिजिनल टाइटल के साथ, और जिसने कंटेंट क्रिएटर क्या है, सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है, लाइसेंस का टाइप क्या है, वही सारे एट्रीब्यूट के साथ शेयर करना होगा। इस लाइसेंस पर ये जो लाइसेंस है, इस तरह का जो कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिसपे ये लाइसेंस है, उस पर हम सेपरेट अपने नाम से लाइसेंस नहीं ले सकते। जैसे NCERT बुक्स है, विकिपीडिया है, उस पे जो भी कंटेंट है उसको हम मॉडिफाई करके यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम शेयर करते हैं तो हमें ये बताना होता है कि भाई ये आइटम, फला फला आइटम हमने NCERT या विकिपीडिया से लिया है। तो ये आता है हमारा CC by SA। तीसरा, एट्रीब्यूशन नो ड्राइव्स, CC by ND। नो ड्राइव्स का मतलब है यहाँ पे नो डेरिवेटिव। जो तीसरा लाइसेंस है हमारा, एट्रीब्यूशन नो ड्राइव्स, CC by ND। ND का मतलब है हमारा नो डेरिवेटिव। इस प्रकार का जो लाइसेंस मटेरियल है, जो डिजिटल मटेरियल है, जो भी हमारे पास कंटेंट है, उसको हम कमर्शियली यूज तो कर सकते हैं, एडिट भी कमर्शियल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ND का मतलब है नो ड्राइव, नो डेरिवेटिव, यानी उसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन, कोई अल्टरेशन हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो उसको एडिट कर सकते हैं और ना ही उसको रिमिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार का जो कंटेंट है उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अगर हम मान लो इसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें एज इट इज, जो ओरिजिनल मटेरियल है, जो ओरिजिनल कंटेंट है, अगर किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो एज इट इज यूं का यूं ही हमें शेयर करना होगा। उसके बाद चौथा था एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, CC by NC। चौथा लाइसेंस है हमारा एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, CC by NC। अब CC by NC में NC का क्या मतलब है, NC का मतलब है कि नॉन कमर्शियल। इस क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में हम किसी भी मटेरियल या डिजिटल कंटेंट को फ्रीली एडिट भी कर सकते हैं,
रिमिक्स भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे लगा हुआ एनसी। इस एनसी की वजह से इस जो हमारा कंटेंट है, जिसको हमने एडिट भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, रिमिक्स कर लिया, लेकिन उसको हम कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, यानी कि उसको यूज करके हम पैसा नहीं कमा सकते। पांचवा लाइसेंस है एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक, सीसी बाय एनसीएसए। सीसी बाय एनसीएसए के लाइसेंस में हम क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल है हमारा, जो डिजिटल कंटेंट है, उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें जो ये लगा हुआ ना एनसी की वजह से हम इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। अब बाई में क्या था, जो पहला लाइसेंस था, बाई में हम उसको एडिट करना, रिमिक्स करना, कमर्शियल यूज करना, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब बाई में वो सारी चीजें बाई की वजह से यहां इंप्लीमेंट हो रही है, बट इस पे दो तरह की रिस्ट्रिक्शन लग गई। पहला एनसी, जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज हमें बाई वाले में मिली हुई थी, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगी है एनसी, यानी कि हम उसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। दूसरी लगी हुई है एसए। एसए में क्या था हमारा, हम अगर इसको हम शेयर करना चाहते हैं तो इसको जो ओरिजिनल कंटेंट था उसी फॉर्म में हमें इसको शेयर करना होगा। एससी के कारण इसको अगर हम शेयर करते हैं तो हमें उसको जो ओरिजिनल टाइटल है, ऑथर का नाम है, सोर्स ऑफ मटेरियल है, लाइसेंस का टाइप है, उसी के साथ शेयर कर सकते हैं। एडिट किया हुआ अपनी मर्जी से इसको हम शेयर नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पांचवा लाइसेंस, एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक, यानी सीसी बाय एनसीएसए। अब आता है हमारा छठा लाइसेंस है एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल नो ड्राइव, सीसी बाय एनसीएनडी। इस लाइसेंस में क्या करते हैं हम, जो मटेरियल है, जो डिजिटल कंटेंट है हमारा, उसको हम शेयर कर सकते हैं। बाई में क्या होता है, सारी जो हमें चाहिए शेयर करना, रिमिक्स करना, रिडिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीजें बाई में आ जाती है। लेकिन इस पे दो तरह की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, एनसी नॉन कमर्शियल, यानी कि इसको हम कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। और बाई में हम एडिट भी कर सकते हैं, रिमिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस पे एक रिस्ट्रिक्शन और लगी, एनडी जो पहले आई थी, नो ड्राइव्स नो डेरिवेटिव। इसके अंतर्गत हम इसमें कंटेंट को ना तो एडिट कर सकते हैं, ना ही इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा छठा लाइसेंस सीसी बाय एनसीएनडी। उसके बाद एक और आता है सीसी जीरो। कई बार आपने देखा होगा, कई जगह लिखा होता है नो राइट रिजर्व, कोई भी अधिकार सुरक्षित नहीं है। जो हमारे 6 लाइसेंस थे, उनके अलावा एक लाइसेंस और है जो क्रिएटिव कॉमन्स में सीसी जीरो के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉपीराइट है, ये जो लाइसेंस है, ये सबसे ज्यादा लीनियंट है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीडम है। जो सीसी जीरो इस तरह का लाइसेंस है जो कंटेंट क्रिएटर को किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना, किसी भी बाउंडेशन के बिना अपने काम को पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल कराने की पूरी उसको वो देता है, पूरी फ्रीडम देता है। अगर कहीं सीसी जीरो लगा हुआ है, मान लो मैंने कोई कंटेंट क्रिएट किया और मैंने लिख दिया नो राइट्स रिजर्व, तो मेरे कंटेंट को कोई भी मुझे क्रेडिट दिए बिना भी कैसे भी यूज कर सकता है, फ्रीली यूज कर सकता है। इस लाइसेंस के तहत आप जो भी डिजिटल कंटेंट आपने मान लो कहीं से डाउनलोड किया, गूगल से आपने कोई भी चीज डाउनलोड किया है, आप उसको यूज कर सकते हैं, फ्रीली यूज कर सकते हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये इस तरह का जो लाइसेंस है वो यूजर को पूरी 100% फ्रीडम देता है। और इस लाइसेंस के अंदर जो मटेरियल आता है, जो कंटेंट आता है, उसका उपयोग, उसका यूज हम किसी भी पर्पज के लिए कैसे भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो जितने भी लाइसेंस, जो 6 टाइप के लाइसेंस, और लास्ट में हमने जो सीसी जीरो लिया, उसको हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सबसे जो नीचे वाले जो 2 तरह के लाइसेंस है, सीसी बाय एनडी और सीसी बाय एनसीएनडी, ये हमारे नॉन ओईआर में आते हैं। ये एनडी का मतलब क्या है, यहाँ पे एनडी मीन्स कि इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें कोई हम
चेंज नहीं कर सकते, इसको एडिट नहीं कर सकते। जब किसी चीज को हम एडिट करके यूज नहीं कर सकते तो OER के अंतर्गत वो नहीं आएगा, क्योंकि जहां जहां हमारा एनडी लग जाता है, किसी तरह का कोई भी लाइसेंस है अगर उसमें एनडी लिखा हुआ है तो वो हमारा OER के अंदर नहीं आता। उसके अलावा जो बाकी लाइसेंसेज है हमारे CC बाय SA, CC बाय NC, CC बाय NC SC, ये सारे के सारे हमारे OER में आते हैं। बट इसमें होता क्या है, जैसे हम ऊपर से जो सबसे ऊपर जो हमारा पब्लिक डोमेन है CC0, उसमें हमें सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है। जो जो हम नीचे की तरफ जाएंगे उस पर हमारी रिस्ट्रिक्शन लगती जाएगी। जो पहला हमारा था पब्लिक जो डोमेन था, जो हमारा पब्लिक डोमेन में फ्रीली जो था टोटली फ्री CC0, उसमें हमें पूरी फ्रीडम है। फिर नीचे आएंगे हम CC बाय पे, हमें इसमें क्रेडिट देना होगा। ऐसे में क्या होगा, हम वो काम सारे कर लेंगे जो CC बाय में किए थे, लेकिन यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि हम उसको जो है अगर शेयर करेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में करेंगे। उसके बाद था हमारा CC बाय NC में क्या होगा, बाय में सारी वो फैसिलिटीज है, बट इसको हम कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। CC बाय NC SC में क्या होगा, बाय में हमें क्रेडिट तो देना होगा उसको, लेकिन NC जब लग गया तो हम उसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। ऐसे लगने के बाद क्या होगा कि हम उसको एडिट नहीं कर सकते, अगर उसको शेयर करना है तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही शेयर करना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्ट के जो दो हमारे हैं वो तो हमारे आते हैं नॉन OER में, किस वजह से, सिर्फ एनडी की वजह से। और जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यूज करने की जो हमारी फ्रीडम है वो कम होती जाती है। अब आता है स्पेक्ट्रम ऑफ राइट्स। अब इसमें क्या है, तीन तरह, एक तो था हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या था, जो कॉपीराइट ओनर है सारे राइट उसके पास थी, ऑल राइट रिजर्व्स। इसमें क्या था, रीयूज रिक्वायर्स द परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट ओनर। अगर कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल है, कोई कंटेंट है, उसको यूज करने के लिए जो 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 इसका ओनर है, जिसने कॉपीराइट लिया हुआ है, हमें उसकी परमिशन चाहिए। उसकी परमिशन के बिना हम इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है क्रिएटिव कॉमन्स। जो 6 तरह के लाइसेंस हमने यूज किए, जो हमने अभी पढ़े, उसमें क्या आता है, कहता है इसमें कुछ राइट्स जो रिजर्व होते हैं। कहता है रीयूज इज परमिटेड विदाउट परमिशन अंडर द स्पेसिफिकेशंस शेयर्ड इन द लाइसेंस। जो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंदर जो भी कंटेंट आता है उसको हम यूज कर सकते हैं, बट अंडर सो एंड सो टर्म्स एंड कंडीशन, कि भाई आप यूज तो कर सकते हो लेकिन आपने इन चीजों को फॉलो करना होगा, इनको मानना होगा, किसी को क्रेडिट देना होगा, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, या ओरिजिनल उसमें शेयर करना होगा। इस तरह की हमारी बहुत सारी इस पे रिस्ट्रिक्शंस है, या बहुत सारी जो कंडीशन है वो लग जाती है। उसके बाद आता है पब्लिक डोमेन, जिसको हम बोलते हैं नो राइट्स रिजर्व। इस जो हमारा CC0 में आता है, जो पब्लिक डोमेन में फ्री अवेलेबल होता है, जिसपे होता है नो राइट, अगर कहीं लिखा हुआ है नो राइट रिजर्व, मतलब मे बी यूज विदाउट परमिशन, उसको हम बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इजाजत के फ्रीली कहीं भी, कैसे भी, कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक OER एंड लाइसेंसेस। अब आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए क्या करना होगा आपको, ये colcommon's.org एक साइट है, इसके लिए आपको इस साइट पर जाना होगा। ये जो है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग एक साइट है। इस पर OER को समझने के लिए, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को समझने के लिए एक कोर्स है अंडरस्टैंडिंग OER के नाम से। आप सबसे पहले इस साइट पर जाएंगे तो वहां आपको जो है कोर्स में दिखाई देगा अंडरस्टैंडिंग OER। आपने क्या करना है, इस कोर्स पहले तो इस साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, यानी कि वहां पे अपना जैसे रूटीन में आप रजिस्टर करते हैं पहले, वहां पे आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करना होगा। एक बड़े मजे की बात हो रही है कि ये कोर्स जो है लगभग 2 घंटे का है। इसमें घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जरूरी बातें हैं इसमें। एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए टीचर, हमें इन बातों का जानना चाहिए। OER क्या है, लाइसेंसिंग क्या है, कॉपीराइट क्या है। तो ये 2 घंटे कोई इतना बड़ा मायने नहीं रखते, और हम टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो OER के जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उनको जाने। तो ये जो हमारा जो कोर्स है उन सारे जो सारे पहलू हैं उनको कवर करता है।
जिनके बारे में आपको, हमें सभी को जानना चाहिए। ये जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कोर्स कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट वो आपको होमवर्क असाइनमेंट में सबमिट करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन ऑन OER एंड लाइसेंसिंग। ये कुछ, जब आप इस पे रजिस्टर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप देख पा रहे हैं? जी सर, विजिबल है स्क्रीन। यस सर। तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप माई कोर्स में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाना माई कोर्स में, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको इसको लॉन्च करना होगा। और ये पूरा होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, आपका एक सर्टिफिकेट आएगा, वो आपको ड्राइव पे अपलोड करके लिंक हमें वहां पे सेंड करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट OER एंड लाइसेंसिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ब्लेंड स्पेस। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेंड स्पेस। वैसे तो पहले दिन से ही हम कई तरह के सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, कई तरह के यूटिलिटीज है। जैसे अश्विनी सर ने पॉडकास्ट कराया था, यशवीर सर ने भी सॉफ्टवेयर एडिटिंग का कराया था, और कल जो अपने कुंदन सर है उन्होंने भी कई सॉफ्टवेयर कराए थे। तो आज हमारा एक नई यूटिलिटी है हमारे सामने, ब्लेंड स्पेस के नाम से। अब बात ये आती है कि जब हम इतने सॉफ्टवेयर, इतनी यूटिलिटीज कर चुके हैं, तो ये ब्लेंड स्पेस, अब हम ये अगली और ये जो ब्लेंड स्पेस है इसको क्यों यूज करें? ये उन यूटिलिटीज से, उन सॉफ्टवेयर से किस तरह से अलग है? अभी तक हमने जैसे कई दिन से, पिछले 3-4 दिन से हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते आ रहे हैं, उसमें क्या है, जैसे हमने मान लो एक ऑडियो वाला किया पहले, जो हमारे अश्विनी सर जी है उन्होंने कराया था पॉडकास्ट वाला। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे यशवीर सर है उन्होंने कराया वीडियो एडिटिंग का, काइन मास्टर है या दूसरे और भी हैं। तो पहला था हमारा ऑडियो वाला, दूसरा वीडियो वाला, तीसरा कुंदन सर ने जो कराया था हमारा इन्फोग्राफिक्स है। लेकिन मान लो हम कोई इस तरह का कंटेंट तैयार करना चाहते हैं कि उसमें हमारा ऑडियो भी आ जाए, वीडियो भी आ जाए, हमारा कोई टेक्स्ट भी आ जाए, टेक्स्ट इन द सेंस कोई वर्ड फाइल आ जाए, कोई PDF भी आ जाए, कोई YouTube वाला वो भी आ जाए, या कोई नेट से दूसरा कंटेंट है उसका लिंक भी आ जाए, और हम ये सारा का सारा एक जगह, एक ही उसमें, एक ही फॉर्म में, एक ही लिंक के अंदर लाना चाहे, तो ये जो ब्लेंड स्पेस है, ये एक इस तरह का टूल है जो इन सभी को मिला के एक प्लेटफॉर्म पे अवेल कराता है। अब कहता है व्हाट इज ब्लेंड स्पेस? ब्लेंड स्पेस इज अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टू एक्सेस वेरियस रिसोर्सेज एंड ए वे टू क्रिएट लेसन्स दैट यानी कि सिंक्रोनाइज करता है डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट्स, वीडियोस, पिक्चर्स एंड अदर मटेरियल इन वन कॉन्टेक्ट फॉर्म। एक ही फॉर्म में लेसन्स आर एक्सेसिबल एंड अलाउड टू यूज टेक्नोलॉजी टू लर्न इंडिपेंडेंटली। इस तरह का जो कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस तरह का जो कंटेंट है, ये जो यूटिलिटी है, ये ऑफलाइन नहीं, ये इसको हम ऑनलाइन ही क्रिएट कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही हम इसको देख सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इसको ऑनलाइन जाके ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्लेंड स्पेस, द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्लेंड स्पेस, इसका सबसे बढ़िया जो पार्ट है, जो मेन बात है, वो क्या है? यू कैन इजिली लोकेट एंड एड डिजिटल कंटेंट लाइक फोटोज, वीडियोज, PDF फाइल है, पावर पॉइंट स्लाइड है। हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से या अपने डिवाइस से लेके इस जो हम कंटेंट तैयार करना चाहते हैं वो उस कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। कहां से? अपने कंप्यूटर से, अपने डिवाइस से या इंटरनेट से। और वो जो कंटेंट बनेगा वो हमारा सारा इजीली हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। तो व्हाई टू यूज ब्लेंड स्पेस? भाई हम ब्लेंड स्पेस यूज क्यों करें? जबकि हमने पोस्ट कार्ड भी कर लिया, काइन मास्टर कर लिया,
और कल जो इन्फोग्राफिक्स कर लिया। इससे क्या होता है, कहते इजी क्रिएशन एंड कलेक्शन ऑफ वेब रिसोर्सेज। जो वेब रिसोर्सेज हैं वो हम इसमें इजीली इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, जो ऑनलाइन कंटेंट है जैसे वीडियोस है, इमेजेस हैं, हम इसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट इन द सेंस कि एक ही जगह जो भी कंटेंट हमने अलग अलग जगह से उठाया और उसको एक ही जगह इकट्ठा कर लिया, तो ये कहलाता है हमारा इंटीग्रेशन, यानी कि उसको इंटीग्रेट करके हम सिंगल लिंक पे यूज कर सकते हैं। इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंटेंट एनीवेयर एनी टाइम विद एन इंटरनेट कनेक्शन। कहता है ये जो इस तरह का जो हमारा कंटेंट तैयार होगा, जो हमारा लेसन या जो प्रोजेक्ट तैयार होगा, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन जरूर चाहिए। इसमें हम ऑफलाइन नहीं कर सकते। डिफरेंशिएटेड लेसन्स विद डिफरेंट ऑनलाइन मटेरियल्स एंड बिल्ट इन असेसमेंट। इसमें क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरह के लेसन बना सकते हैं। उसके अंदर असेसमेंट का भी, क्विज का भी एक ऑप्शन होता है। और इसको हम, अब आता है इजी शेयरिंग, इसको हम इजीली शेयर भी कर सकते हैं। अब एक बात और आती है कि जब इसको हम ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको, मान लो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इस तरह का कंटेंट क्यों बना रहे हैं? एक्चुअली में क्या है, जो ऑफलाइन जो हमारे पास जो हमारे डिवाइस में जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, वो तो हम अपनी डिवाइस से ही यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लो कोई ऐसा, हम बाहर हैं या बच्चे अपने घर पे हैं, उनके किसी डिवाइस में वो आइटम, वो कंटेंट वो सेव नहीं है, तो कोई ना कोई कंटेंट ऐसा भी होना चाहिए कि बच्चे या हम कहीं भी बाहर किसी तरह से भी उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ये ब्लेंड स्पेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की जो सुविधा है वो अवेल कराता है। अब ये ब्लेंड स्पेस कैसे यूज करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है कहता है हाउ टू क्रिएट ए ब्लेंड स्पेस अकाउंट एंड मेक प्रोजेक्ट और लेसन। हम ब्लेंड स्पेस पर जो अपना अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, लेसन कैसे बनाएंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जाना होगा blendspace.com। blendspace.com पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा हमारे सामने। हमने सबसे पहले क्या करना है, साइन अप पे, जो ये ब्लू कलर का यहाँ पे साइन अप, मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। आप सबसे पहले यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आएगा आपका कि हु आर यू, कोई आप एक टीचर है या एक स्टूडेंट है। तो हमने क्या करना है, सिलेक्ट आई एम ए टीचर बटन, जो आई एम ए टीचर वाला जो ब्लू कलर का जो बटन है, सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्टर करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप उसमें कई तरह से इसमें जो है आप लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप गूगल अकाउंट यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, या टेस्ट वाला अकाउंट यूज कर सकते हैं, या इसमें आप अपना जो है ईमेल जो आईडी है वगैरह, जो ईमेल आईडी है वो डाल के हम इस पे अपना रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद हमने इसमें लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा होगा न्यू लेसन ज्वाइन क्लास। हमने ज्वाइन क्लास पे नहीं जाना। हमारा पर्पज क्या है, हम तो सिर्फ एक डिजिटल कंटेंट तैयार करना चाहते हैं, ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे जो इजीली अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम क्लिक करेंगे न्यू लेसन पे। न्यू लेसन पे क्लिक करेंगे। न्यू लेसन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा, इस प्लेटफॉर्म पे हम अपना डिजिटल कंटेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमने क्या ऐड करना, किस तरह से ऐड करना, वो सारा का सारा काम, वो सब कुछ सारा का सारा इस पे आएगा। अब ये जो हमारे सामने ये जो इस तरह का इंटरफेस आया है, इस पे हम अपने पीडीएफ फाइल है, अपने फोटो हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, अपने कंप्यूटर से या जो दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज है जैसे यूट्यूब है, गूगल है, या गूगल ड्राइव है, गूगल सर्च है, या कोई भी वेब पेज है या क्विज है, हम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं।
और ये सारा जो हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल सेशन होगा, डेमो सेशन होगा, उसमें हम देखेंगे। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, मान लो हमने अपना कंटेंट तैयार कर लिया तो उसको हम इजीली जो है शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए क्या करना होगा, अब इसमें एक फैसिलिटी और है। कई बार क्या होता है, जैसे दूसरे ऑफलाइन जो हम तैयार करते हैं, कोई भी कंटेंट तैयार करते हैं तो उसको हम एडिट वगैरह सारा करने के बाद उसको सेव करना पड़ता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, इस तरह के उसमें जो भी हम कंटेंट अपने तैयार करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इस पे भी क्या होता है, यूर वर्क इज ऑटोमेटिकली सेव्ड। जो भी हम काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। सेव होने के बाद मान लो हम उस काम को, अपने प्रोजेक्ट को, उस लेसन को हमने शेयर करना है। शेयर करने के लिए हमने क्या करना होगा, हम वापिस आएंगे तो हम यहीं आ जाएंगे डैशबोर्ड वाले पे। हमने जैसे मैंने ये पहले क्रिएट किया हुआ है बेलन का आयतन और क्षेत्रफल, ये मैंने एक कंटेंट तैयार किया था। इसके सामने यहाँ पे एक ये शेयर का एक आइकन है, यहाँ पे इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये हमारा जो है लिंक क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम कॉपी करके अपने स्टूडेंट्स के बीच, अपने साथियों के बीच यूज करने के लिए शेयर कर सकते हैं, या यहाँ से हम गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं, एम्बेडेड कोड भी ले सकते हैं। एम्बेडेड कोड क्या होता है, हम अपने मान लो अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो जो कोड होता है HTML फॉर्म में वो वहां पे डालना होता है, वहां डिस्प्ले हो जाता है। हम इसको ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, या QR कोड से भी हम इसका QR कोड ले सकते हैं शेयर करने के लिए। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो होगा, हमने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, एक लेसन तैयार करना है। अब किसी भी टॉपिक पे वो जो टॉपिक है वो आपके सब्जेक्ट का होना चाहिए। जो सब्जेक्ट जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, किसी का फिजिक्स है, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, वट एवर में भी, उस प्रोजेक्ट बनाने में आपको यूज क्या करना है, टेक्स्ट यूज करना है, इमेजेस भी यूज करने हैं, फोटो यूज करने हैं। फोटो आप अपनी ड्राइव से लो, अपने कंप्यूटर से लो, अपने लैपटॉप से लो या ऑनलाइन लो। वीडियो यूज करने हैं और वेब लिंक इन द सेंस के URL यूज, कोई भी हमारा URL है, कोई लिंक है किसी भी वेब पेज का, अगर मान लो उसमें दिखाना चाहते हैं वो आपको उसमें दिखाना है तो ये ब्लेंड स्पेस पे आप जाएंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जब आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो आपका शेयरिंग का लिंक आता है वहां से अपना लिंक लेंगे, गूगल ड्राइव में डालेंगे और उसको प्रोजेक्ट में सबमिट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लेंड स्पेस। अब हम इस पे एक बार अपना हैंड्स ऑन करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमारा जो है ब्लेंड स्पेस में हम प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे काम करता है। सबसे पहले आप जाएंगे मैंने यहाँ पे एक्चुअली में लॉगिन किया हुआ, मैं पहले लॉग आउट कर देता हूँ। हाँ जी, जब आप blendspace.com पे आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। ये हमारी साइट है, ये हमारा वेब पेज है blendspace.com के नाम से। इस पे लॉगिन, इस पे आपने सबसे पहले ये पेज ओपन करना है। उसके बाद जाएंगे आप साइन अप पे। जैसे आप साइन अप पे जाएंगे तो आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है आई एम ए टीचर। उसके बाद वही जो मैंने आप पहले डिस्कस किया था कि आप जो है गूगल या फेसबुक से भी साइन कर सकते हैं, या अपना यहाँ पे अपने किसी भी ईमेल आईडी से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ तो मैं अपने अकाउंट से पहले यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ये मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद सबसे पहला काम हमारा कि हमने अपना कोई नया कंटेंट तैयार करना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया लेसन बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे न्यू लेसन पर।
न्यूज लेसन पर जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये जो हमारे अलग तरह की जो ये टाइल्स दी हुई है, यहाँ हम अलग अलग टाइप का कंटेंट, ये है जैसे यहाँ पे हमारे 6 पोर्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर अपना कोई भी कंटेंट है, हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या यहाँ से कोई भी मैटर उठा सकते हैं, वो अभी देखेंगे आगे। यहाँ भी डाल सकते हैं। मान लो इस यहाँ तो दिए हुए 6 तरह के, 6 ऑप्शन दिए हुए डालने के लिए। मान लो हम कंटेंट डालना चाहते हैं 10 तरह का, तो हम यहाँ ऐड रो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड रो करने के बाद हमारी और रो ऐड होती चली जाएंगी। अब आता है सबसे पहला कि हमने, उससे पहले क्या होगा, सबसे पहले एंटर द लेसन टाइटल। हमने अपना यहाँ जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं, उसका पहले हम जो है टाइटल देंगे। मान लो मैं लिखता हूं एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होगा हमारे प्रोजेक्ट कंटेंट का टाइटल। अब आता है यहाँ पे कि हम इसमें कुछ कंटेंट यूज करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्हाट इज सिलेंडर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि व्हाट इज सिलेंडर। इसके बारे में आप सिलेंडर क्या होता है या कोई भी चीज आपने बतानी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, तो आप टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे दे सकते हैं। ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब हमने इसके बारे में मान लो कोई इमेज ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है। हम बच्चों को जो है ऑनलाइन ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सिलेंडर क्या होता है। पहले हम तो यहाँ हम बच्चों के यहाँ हम उसको दिखाने के लिए या तो हम यहाँ पे सर्च करके, ये हमारा सर्च बार दिया हुआ है, यहाँ सर्च करके हम अपना जो है कोई भी इमेज है, फोटो गूगल सर्च कर डाल सकते हैं, या अपने डिवाइस से, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है अपलोड मीडिया फाइल, इस पे क्लिक करके यहाँ से चूज फाइल में जाके मान लो मैंने सिलेंडर की फोटो डालनी है। ये मान लो मैं ये इमेज डालना चाहता हूँ, मैंने अपने ये मैंने ले लिया इमेज यहाँ पे। अब मैं इस इमेज को यहाँ उठा के यहाँ पे, ये मेरा इमेज यहाँ पे, ये आ गया मेरा इमेज यहाँ पे। अब मान लो इस इमेज के साथ साथ मैं यहाँ पे कोई मैं पीडीएफ फाइल है या वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही, अगर हम अपनी ड्राइव से अपने डिवाइस से डालना चाहते हैं, जो कंप्यूटर या लैपटॉप हम यूज करना चाहते हैं, जो कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो डालना चाहते हैं, तो हम जाएंगे इस पे, यहाँ पे, फिर यहाँ से जाके चूज फाइल। मान लो ये पीडीएफ फाइल है, मैं इस पीडीएफ फाइल मैंने तैयार की हुई है, इसमें कोई कंटेंट मैंने पहले ऐड किया हुआ, तो वो यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे मेरी पीडीएफ फाइल आ गई, और मैं यहाँ से उसको ड्रैग करके ये डाल देता हूँ यहाँ पे। ये मेरी पीडीएफ फाइल ऐड हो गई। अब मैं इसके अंदर मान लो कोई वीडियो ऐड करना चाहता हूँ। अब वीडियो ऐड करने के कई तरह के ऑप्शन है, या तो मैं डालूं मेरे पास कोई ऐसा वीडियो मेरा खुद का बनाया हुआ कंटेंट है, वीडियो फाइल है, या तो मैं उसको डालना चाहूँ, या मैं गूगल से भी ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह कहीं से भी ले सकता हूँ। मान लो मेरे पास कोई अपना वीडियो है, तो मैं यहाँ से जाके फिर चूज फाइल में जाके मेरे पास एक ये छोटा सा वीडियो है, ये मेरा वीडियो आ गया, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, यहाँ मेरा वीडियो फाइल इसमें आके सेट हो जाएगा। अब मान लो मैं कोई, ये तो था मैंने यहाँ से ले लिया, मेरे ड्राइव में पड़ा हुआ था, लेकिन मान लो कि मैं कोई यूट्यूब से लेना चाहता हूँ। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च यूट्यूब। अब यूट्यूब पे जाके हम सर्च करेंगे, कोई भी वीडियो लेते हैं, जैसे हमारा टॉपिक था एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये करके हम इसको एंटर करेंगे, सर्च करेंगे। अब ये बहुत सारे जो हम रूटीन में गूगल उस पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इस तरह का जो सर्च रिजल्ट है हमारे सामने आ जाएगा। तो जो कंटेंट, जो वीडियो जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो अच्छा है, पहले उसको हम प्रीव्यू में जाके यहाँ पे देख भी सकते हैं। जो वीडियो जो हमारे कंटेंट, जो हमारे इस टॉपिक पे, इस प्रोजेक्ट पे फिट बैठता है, उसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाल देंगे। राजेश जी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। सॉरी मिथिलेश जी प्लीज कैरी ऑन। राजेश जी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। सोना राजेश कुमार, जीपीएस सरमथला।
आप डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है आपकी तरफ से। अब मान लो कोई कंटेंट ऐसा है जिसको अब जैसे मैंने YouTube से ये वीडियो उठाया यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। अगर मान लो कोई वीडियो ऐसा है जिसको हम पब्लिक अब हम जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते, तो वो वीडियो या तो यहाँ पे आएगा नहीं या यहाँ से ऑटोमेटिकली वापस हट जाएगा। जैसे अब उसके बाद आता है मान लो मैं कोई लिंक देना चाहता हूँ, ये इंसर्ट वेब लिंक, मान लो मैं कोई लिंक देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मान लो जैसे मैं google.com का लिंक देना चाहता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, आप जरा ध्यान से देखना, ये लिंक आ गया यहाँ पे और यहाँ से हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। और हम इसके अंदर कोई भी अपना लिंक भी डाल सकते हैं। जैसे अभी क्या कहते हैं, जो आप लोगों ने हमने सभी ने जो सभी टीचर्स ने अपने जो ये अब क्या कहते हैं अपना वो उस पे पॉडकास्ट पे जो अपना आइटम तैयार किया था, मान लो उसका लिंक अभी मैंने आज दिन में लिया था। एक ये लिंक है, जैसे ये हमारे किसी अध्यापक साथी ने शेयर किया था, तो आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए मैंने सेव कर लिया था अपने पास, और मैं उस लिंक को मान लो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और मेरे सामने ये आ गया। ये परिवार बाय लर्निंग बाय लिसनिंग, ये किसी हमारे अध्यापक साथी ने ये पॉडकास्ट पे तैयार किया था। वो अब ये जो पॉडकास्ट पे होता है ये सारा ऑनलाइन चलता है, तो वो लिंक मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। कोई भी मान लो कोई ऑडियो फाइल है जिसमें मैंने बच्चों को अलग से बताना है, स्टूडेंट्स को बताना है, तो वो ऑडियो फाइल मैंने मान लो पॉडकास्ट पे तैयार की है। पॉडकास्ट का जो लिंक है उसको मैं यहाँ से सर्च करूंगा तो ये मेरे सामने आ जाएगा, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दूंगा। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से तैयार है, और इसको हम यहाँ अपना भी जो है प्ले भी कर सकते हैं। ये पहला जो हमने टेक्स्ट लिया था व्हाट इज सिलेंडर, उसके बाद सेकंड वन ये जो हमने फोटो लगाई थी सिलेंडर के बारे में बताने के लिए, उसके बाद आता है हमारा ये वो पीडीएफ फाइल जो हमने अपलोड की थी, वो पीडीएफ फाइल हमारी यहाँ पे प्ले हो जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी। हम उस बच्चे उसको रीड भी कर सकते हैं। हम सबमिट करने से ये देखिए ये सारा कंटेंट की मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई थी और जिसको अपलोड किया था अभी। उसके बाद आया था हमारा ये वीडियो, ये वो वीडियो है जो मैंने अपने डिवाइस से यहाँ पे अपलोड किया था। ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है और हम इसको इजीली वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आया था हमारा एक यूट्यूब लिंक, जो मैंने यूट्यूब से वीडियो डाला था। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे तो ये यहीं प्ले करना शुरू हो जाएगा। और ये वो लिंक है पॉडकास्ट का लिंक जो लास्ट टाइम हमने एज ए लिंक शेयर किया था। अब इसको ओपन इन न्यू टैब, अब ये हमारा नई टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। ये तो हमारा सॉरी गूगल वाला पेज है जो हमने गूगल का लिंक डाला था। उसके बाद आता है हमारा पॉडकास्ट का लिंक, जिस भी हमारे साथी ने बनाया था ये उनका हमारा पॉडकास्ट है, तो इस पे हम यहाँ जाके इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि हम ब्लेंड स्पेस पे अपना प्रोजेक्ट या अपना कोई भी कंटेंट है वो किस तरह से तैयार करते हैं। अब बारी आती है इसको हम शेयर कैसे करेंगे। शेयर करने के लिए जो भी हमने कंटेंट इस पे डाला है, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इसमें जरूरत नहीं है बार बार में हम इसके बार बार में जाके सेव करें। इसमें एक चीज और भी है, यहाँ बहुत सारे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम कहाँ से सेव करना चाहते हैं। मान लो हम ड्राइव से अपना कंटेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, यहाँ पे अपना ड्रॉप बॉक्स से ले सकते हैं, या हमारा हार्ड ड्राइव अपना इसका था
हमारे अपने डिवाइस से ले सकते हैं, कई तरह का ऑप्शन है, गूगल का है या मान लो गूगल इमेजेस है, वो सब यहाँ से हम ले सकते हैं। अब बात आती है इसको शेयर कैसे करना है। शेयर करने के लिए हमें फिर बैक जाना होगा अपने डैशबोर्ड में। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ जी, ये हमारा एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमने आज बनाया है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, इस पे क्या होता है, मान लो इसमें जितने भी जने इसको देखते हैं तो व्यूज के सामने हमारा आ जाता है यहाँ पे कि कितने जनों ने इसको देखा है। यहाँ ये जो हमारा है इसमें हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं या इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमने इसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए हम इसमें जाएंगे यहाँ पे, और मान लो ये है, मान लो मैं ये जो हमारी टेक्स्ट फाइल थी इसको डिलीट करना है या इसको डिलीट करना है, यहाँ जाके डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का भी ऑप्शन हमारे सामने इसमें आता है। अब आता है इसको शेयर कैसे करना है। शेयर करने के लिए हम इस शेयर वाले बटन पे जाएंगे, यहाँ पे इस आइकन पे, और इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने इसका लिंक आ जाएगा। इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करके ये हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके हमने इसको कहीं भी शेयर करना है। जैसे मान लो मैं इसको व्हाट्सएप पे अपना जो हमारा ई कंटेंट का जो ग्रुप है मैं वहाँ शेयर करना चाहता हूँ, और ये हमारे यहाँ पे शेयर हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फिर से ये यहाँ पे, अब क्योंकि मैंने इस पर लॉग इन किया हुआ है तो मेरे सामने एज इट इज आ जाएगा ये। इस लिंक को हम गूगल क्लासरूम पे भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर है, या इसका एम्बेड लिंक भी हम अपने किसी ब्लॉग पे या किसी साइट पे डालना चाहते हैं जो एचटीएमएल फॉर्म में आता है, वो वहां भी शेयर कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं, या इसको जो हम फेसबुक पर भी यूज कर सकते हैं, या इसका क्यूआर कोड से भी इसको हम यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लेंड स्पेस। अगर किसी साथी की कोई इसमें कोई क्वेरी हो तो अपना वो पूछ सकता है।